students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 4, air means Vayu. So let's start the new chapter. Our earth is a unique planet. The presence of the atmosphere has helped in making it so. The atmosphere is a huge blanket of air and is responsible for survival of all living beings. Why is it called a blanket? That's because not only does the atmosphere provide us the air we breathe, but it also protects us from the harmful rays of the sun. Without it, the days would have been burning hot and the nights would be freezing cold. It is the atmosphere that moderates the temperatures and makes it livable for us. The word atmosphere comes from the Greek term atmos, means vapor, and spira means spare. It means that air between the earth's surface and outer space. हमारी धरती जो है एक अनोखा ग्रह है और इसकी जो उपस्थिति है वायुमंडल में तो एटमॉस्फेयर में एक हेल्प करती है एटमॉस्फेयर को बनाने में। तो एक ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट है, यानी कि कंबल की तरह, बहुत बड़े कंबल की तरह काम करता है, जो ऑल लिविंग बींग्स होते हैं इनको रहने में, सर्वाइव करने में मदद करता है। तो हम इसे ब्लैंकेट क्यों कहा जाता है? तो इसका जो मेन रीज़न वो ये है क्योंकि यहाँ पर ये केवल एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करता बल्कि हमें सांस भी देता है और प्रोटेक्ट भी करता है। हार्मफुल जो रेज होती हैं जो सन से मिलती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट भी करता है। और उसके अलावा जो जैसे कि बर्निंग हॉट, यहाँ पर गर्मी और सर्दी जो सर्दी में जम जाते हैं, इस तरीके से भी उसमें हवा के ज़रिए इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो एटमॉस्फेयर को मॉडरेट करता है, टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, जिससे कि हम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। इस एटमॉस्फेयर में जो ये ग्रीक टर्म्स आती है जिसमें एटमॉस का जो मीनिंग होता है वो होता है वेपर, और स्पायरा का मीन्स होता है स्पेयर, यानी कि गोल। ठीक है, सो इसका ये मतलब होता है कि हवा और धरती के बीच का जो आउटर स्पेस होता है वो उसको आउटर स्पेस, यहाँ पर इसका मीनिंग बताया गया है कि जो हवा के बीच जो है धरती का सरफेस और आउटर स्पेस होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण की रचना। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रोपोर्शन. Its major constituents are nitrogen 78% and oxygen 21%. The balance 1% include carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen. Impurities like dust, smoke, salt, carbon monoxide and other chemicals are also present in the atmosphere. In its lower layer, the atmosphere contain water vapor too. Nitrogen is the largest components of atmosphere and is essential for the survival and growth of plants. वातावरण जो है हमारी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है और इसमें अलग अलग अनुपात में गैसेस मिक्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो बची हुई गैसेस है वो 1% इसमें मिली हुई हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। और साथ ही जो हवा में बहुत सारी डस्ट भी है, इम्प्योरिटीज भी हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, धुआं वगैरह हो गया, नमक, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या और केमिकल्स भी जो है वायुमंडल में प्रेजेंट रहते हैं। जो सबसे जो नीची लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, लोअर लेयर में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होता है, और नाइट्रोजन जो है सबसे लार्जेस्ट अंग होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, और ये बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइवल करने में प्लांट्स को। Oxygen is the second most plentiful gas in the atmosphere. All living beings breathe in oxygen while the green plants breathe out oxygen. Green plants use carbon dioxide present in the atmosphere to make their food. Thus, the plant help in maintaining a balance between oxygen and carbon dioxide percentage in the atmosphere through the process of photosynthesis. If the plant's cover is reduced, it will affect the balance between oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere. ऑक्सीजन जो है हमारी सेकेंड बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, और जो ग्रीन प्लांट है वो सांस मतलब ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन आउट करते हैं, एंड ग्रीन प्लांट जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ताकि वो अपना खाना बना सकें। प्लांट्स को मदद मिलती है, वो अपने मेंटेनिंग कर सकते हैं जो उनको
ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वो अपने आप को मेंटेन करते हैं और इससे ही जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो चलता है। फिर उसके बाद जो प्लांट है वो कवर करते हैं रिड्यूस्ड जो भी कटौती होती है, और इससे जो एक बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एटमॉस्फेयर में बनना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण की संरचना। The atmosphere extends up to 1600 km above the Earth's surface. The density of air varies of different places. It is highest near the sea level and becomes lower as we move further away from the surface. Based on the composition, temperature, and other properties, our atmosphere is divided into 5 layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Each layer is of varying thickness. अब हमारा जो वातावरण है वो बढ़कर 1600 किलोमीटर अबव है धरती के सरफेस पे, और इसका जो घनत्व है हवा का वो हर एक जगह पर अलग अलग होता है, और इसका हाईएस्ट जो है सी लेवल जो है सबसे ज़्यादा है, और ये लोअर लेवल पर भी आगे मूव करती रहती है धरती के सरफेस पर। तो ये जो है किसके आधार पर इनकी रचना की गई है, जैसे रचना के आधार पर, तापमान के आधार पर, और भी अदर गुण हैं जो हमारे वातावरण को 5 भागों में लेयर को बांटा गया है। ठीक है, एक तो होती है ट्रोपोस्फेयर यानी कि आभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 5 जो हैं लेयर्स हैं, इनमें बांटा गया और हर एक की अपनी अपनी मोटाई है। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। This is the lowest yet the most important layer of the atmosphere. It extends to a height of about 8 km at the poles and 18 km at the equator. Being closest to the earth, this is the densest layer of the atmosphere. All weather related phenomena such as clouds, fog, rainfall, hail, storm, lightning, etc. take place in this layer. Here the temperature of air decrease with increased height at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meters. अब ये टोपोस्फेयर जो लेयर होती है वो सबसे पहली लेयर होती है धरती के बाद की, यानी धरती से फर्स्ट लेयर है ये, और सबसे लोअर लेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे वातावरण में। इसकी जो हाइट है वो बढ़कर 8 किलोमीटर रहती है पोल्स पर, और 18 किलोमीटर जो है इक्वेटर यानी भूमध्य पर रहती है। धरती के काफ़ी क्लोज है ये, और इसका घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये मौसम से काफ़ी रिलेटेड है, जैसे कि फिनोमेना जैसे बादल हो गया, फॉग हो गया, रेनफॉल, और जो भी ओले पड़ते हैं या फिर तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो ये जो है लेयर उस जगह पर होती है, उस पे लेयर पर इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता घटता रहता है, उसकी हाइट जो होती है रेट की वो 1 डिग्री सेल्सियस रहती है हर 160 मीटर्स पर। सो दिस इज़ नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, और इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। द अपरमोस्ट एज ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड tropopause, and beyond this the temperature stop decreasing. The troposphere absorb maximum heat and protect us from excessive heating throughout the day and maintain a certain temperature level at night. तो अब यहाँ पर क्या है, जो अपर मोस्ट कॉर्नर होते हैं इसके ट्रोपोपोज कहा जाता है उसको। ये जो तापमान होता है वो कम करना बंद कर देता है, ठीक है, और उसके बाद जो भी है मैक्सिमम गर्मी को सोख लेता है और हमें प्रोटेक्ट करता है ज़्यादा गर्मी से पूरा दिन में, और मेंटेन रखता है तापमान को, उसका लेवल जैसा रात में रहता है उस तरीके से मेंटेन करता है। नेक्स्ट है सेकेंड लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड टेम्परेचर इज constant in the lower part of the stratosphere, but there is a gradual increase in the upper part. अब ये बढ़कर इसकी हाइट जो है 50 किलोमीटर रहती है ट्रोपोस्फेयर से। अब ये तापमान लगातार जो है लोअर पार्ट पर रहता है, लेकिन जो है इसका तापमान अपर पार्ट पर बढ़ता रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन ओजोन विच ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. Being a cloud-free zone where no weather phenomena take place, this layer is ideal for jet flying. अब जो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वो ओजोन लेयर को
जिसको वो ऑब्जर्व करती है, सोख लेती है। अल्ट्रावायलेंट की जो रेडिएशन होती है जो सूर्य से निकलती है उसको वो सोख लेती है। और जो बादल हैं वो फ्री जोन में हो जाते हैं, और जहाँ पर जो वेदर है वो नहीं जगह ले पाता है फिर उसकी। तो उस लेयर में जो एक आइडियल होता है, जो कि ये उसके फ्लाइंग जेट फ्लाइंग जो होता है उसके लिए ये एक आइडियल होता है, जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर, द थर्ड लेयर extends up to a height of 80 km. Here the temperature start decreasing with heights and reaches about 100 degrees Celsius at the height of 80 km. Meteorites burn up in this layer as they enter from space. अब ये तो तीसरी लेयर है जो ये कि बढ़कर जो है इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक हो जाती है, और इसका तापमान जो है वो घटना शुरू हो जाता है हाइट के साथ, और ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर की होती है। जो उल्का पिंड है वो जलकर इस लेयर इस लेयर पर आते हैं और एंटर करते हैं स्पेस से। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, फोर्थ लेयर है। लेइंग अबव द मेसोस्फेयर दिस लेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर। Here the temperature rise rapidly with increasing height. This layer contain ions, which are particles that reflect radio waves back to the earth and enable wireless communication. It is also called ionosphere because of the presence of ions. अब यहाँ पर ये जो लेयर है मेसोस्फेयर की, ये बढ़कर जो है इसकी हाइट 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, और इसका टेम्परेचर तापमान जो है वो जल्दी से बढ़ता है और ज़्यादा हाइट भी बढ़ती है साथ में। अब ये जो लेयर है इसमें शामिल होते हैं आयंस, अब जो कि पार्टिकल्स होते हैं और जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, और वो दोबारा लौट कर धरती पर आते हैं। तो इसमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, यानी कि वो संपर्क नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए क्योंकि इसे इनोस्फेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आयंस की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर, यानी कि बाहर मंडल। This is the uppermost layer which extends to a height of about 1600 km and merges with a interplanetary space. The air here is very thin, containing gases like helium and hydrogen that float into the space from here. अब ये जो अपरमोस्ट लेयर होती है ये बढ़कर जो है इसकी हाइट लगभग 1600 किलोमीटर हो जाती है। बाद में ये मिक्स हो जाती है ग्रहों के बीच की जो जगह बचती है स्पेस, उसमें ये मिक्स हो जाती है। और ये हवा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिन होती है, और जो इसमें काफ़ी सारी गैसेस होती है जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, जो उनको लेकर वो स्पेस में फ्लो करती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण का महत्व। द एटमॉस्फेयर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ। हमारे लिए वातावरण का बहुत ही महत्व है धरती में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इट्स एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब ये जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो कि हमें सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट है द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हेल्प करती है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, and it helps in keeping the earth warm by absorbing heat. The presence of oxygen and nitrogen is essential for the survival and growth of both animal and plant life. The water vapor in the atmosphere leads to precipitation and influences weather and climate. अब ये मदद करता है धरती को वो गर्म रखने में, वो सारी गर्मी खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन जो है उसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर्वाइव करने में, दोनों को, एनिमल और प्लांट्स लाइफ को। और वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में लीड करता है, जो ओले होते हैं, और इन्फ्लुएंसेस वेदर, जो काफ़ी प्रभावित करती है मौसम और जलवायु। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु। वेदर एंड क्लाइमेट आर टू मोस्ट ऑफन यूज्ड टर्म इन आवर लाइफ. Weather is the atmospheric condition in a small area over a short period of time, while the term climate refers to the average weather condition of a large area over a long period of time spanning about 30 years. यानी कि जो यहाँ पर वेदर और यानी मौसम और जलवायु जो बताएं बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है हमारी लाइफ में। और वेदर जो है वो
ऐसी वातावरण की कंडीशन है जो स्मॉल एरिया में शॉर्ट समय के लिए रहती है, जबकि जो क्लाइमेट रेफर्स करते हैं उनकी एवरेज कंडीशन जो होती है मौसम की वो लार्ज एरिया में होती है और काफ़ी लंबे समय के लिए होती है, लगभग 30 साल। The weather of any area may change at short intervals. It might be windy at one time of the day or sunny and humid to another point of time. But climate of any place of a permanent nature. India experience tropical type of climate of Sri Lanka. Enjoy equatorial type of climate. The elements that influence the weather and climate are temperature, pressure, winds, humidity, precipitation and sunshine and cloudiness. तो यहाँ पर बताया गया जो वेदर है किसी भी एरिया में जब शॉर्ट समय के लिए रहता है तो वहाँ पर जो वन टाइम में जो डे के समय में काफ़ी विंडी समय वेदर रहता है और सनी रहता है, और ह्यूमिड दूसरे टाइम पे दूसरे पॉइंट में जो है ह्यूमिड और सनी रहता है। तो इस तरीके का जो क्लाइमेट होता है वो परमानेंट नेचर नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो जलवायु रहती है दूसरी जगहों में वो परमानेंट नेचर नहीं रहता है और वो अनुभव करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, जलवायु का। श्रीलंका में एंजॉय किया जाता है भूमध्य टाइप का जो जलवायु होती है वो, और काफ़ी जो एलिमेंट्स है वो प्रभावित करते हैं मौसम और जलवायु को। तो टेम्परेचर वहाँ पर तापमान है, प्रेशर है, जो हवा है, नमी है, तो इस तरीके की जो सूरज की रोशनी है या बादल हैं वो उसी पर निर्भर करते हैं।